मेरी ज़बीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम कहती है। इसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और लेकर के चलते हैं आपको 24 फरवरी की शाम को हाजी मोहसिन हॉल में मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से लिटरेरी सब कमेटी ने ट्राईलिंगुअल फिक्सेशन का सेशन पेश किया। इस सेशन में 3 ज़बानों ने हिस्सा लिया, बंगला, हिंदी और उर्दू। वादे के मुताबिक मैं आपके सामने आज इस सेशन की दूसरी ज़ुबान यानी कि हिंदी कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने बंगला कहानी आपके सामने रखी थी कि आप अपनी राय दें, अपना इजहार करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं तो सबसे पहले मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी जनाब निसार अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार महफिल सजाई और यकीनन इससे तीनों लैंग्वेज वाले को फ़ायदा पहुंचेगा और तीनों एक दूसरे से कुछ ले कर के जाएंगे कि आज के ज़माने में दूसरी ज़बानें किस तरह के अफसाने लिख रही हैं, उनका क्या म्यार है और किस तरह से वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के जो 2 हिंदी फनकार थे, वहाँ पे डॉक्टर नवरुणा भट्टाचार्य और डॉक्टर ब्रज किशोर झा। इन दोनों में से जाहिर बात है कि मैंने कल आपसे माफ़ी मांग ली थी, आज भी माफ़ी मांग रहा हूँ कि 3 शख्सियतों के मैं कहानी को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए वो आपके सामने मैं पेश नहीं कर पा रहा हूँ। तो पेश खिदमत है हिंदी के जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, डॉक्टर ब्रज किशोर झा की कहानी आपके सामने अभी पेश की जाएगी। यकीनन हिंदी में बहुत अजीम शान और बहुत बड़े बड़े कहानीकार मौजूद हैं थे, उनसे उन्होंने इस्तिफ़ादा भी किया होगा, उनसे कि अफसानों को पढ़ा होगा, उनकी लेखकों को पढ़ा होगा और आज का लेखक क्या सोच रहा है उस हिसाब से उन्होंने अपनी कहानी का ताना बुना होगा। जैसे उन्होंने यकीनन अमृता प्रीतम, जयशंकर प्रसाद, विषम साहनी, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोपती एंड अदर्स, इन कहानियों को, इनके किताबों को उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा और दिल में ख्वाहिश भी होगी कि इन्हीं की तरह ज़िम्मेशान बना जाए। तो पेश खिदमत है आपके सामने डॉक्टर ब्रज किशोर झा की कहानी, उनकी ज़ुबानी, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे सुने और अपनी राय दें कि ये प्रोग्राम किस तरीके का हुआ है, आपको कैसा लगा और आज का अफसाना कैसा आपके दिलो दिमाग में पेवस्त हुआ, इसके बारे में ज़रूर आप लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों,
इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस.एम. राशिद की अदबी दुनिया। तो हाजिर खिदमत है हिंदी कहानी, जिसके कहानीकार हैं डॉक्टर ब्रज किशोर झा। है ये सिर्फ आत्मा नहीं बचाया, हम लोग ने पकड़ के रखने की कोशिश तो मैं शुरू करता हूँ। कहानी है अब्बास मियाँ की कहानी है। अब्बास मियाँ को मैं उतना ही जानता हूँ जितना मैं अपने गांव को जानता हूँ। तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में हम लोग बड़े हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान ऐसे कोई रिलीजियस फर्क हमारे गांव में नहीं होते। विभिन्न भिन्न जातियों के जैसे टोले होते हैं वैसे हमारे यहाँ मुसलमानों का भी टोला होता है, जैसे मियाँ टोली कहते हैं, बनिया टोली, धोबी टोली, ब्राह्मण टोली, राजपूत टोली, वैसे ही मियाँ टोली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब्बास मियाँ का घर बाजार जाने वाली सड़क पर ठीक राजपूत टोली के बाद और धोबी टोली के पहले मियाँ टोली में पड़ता था। धोबी टोली के बाद एक इमामबाड़ा है और वहां से सड़क दो भाग में बढ़ जाती है, एक सोनार टोली की तरफ, दूसरी बनिया टोली की तरफ। सड़क इतनी चलती फिरती है कि यहाँ कभी गांव या देहात होने का एहसास ही नहीं होता। मोटरसाइकिल का शोर तो दम भी नहीं लेने देता। शायद कोई शांति से कुछ सोच भी न सके, कभी कभी इतनी भीड़ बन जाती है। अब्बास मियाँ के लिए यह भीड़ जरूरी थी। यह जरूरी थी कि अब्बास मियाँ कुछ भी न सोचे। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। कब वह बड़ा हुआ और कब अपने चाचा की तरह बीड़ी बनाना सीख गया, यहाँ की भागती दौड़ती जिंदगी में उसको पता ही नहीं चला। बीड़ी के काम में पैसा ज्यादा नहीं था। नदी किनारे मस्कन दरगाह के पास पुश्तैनी जमीन थी जिसमें साग सब्जी उगाकर वह किसी तरह गुजर बसर कर लेता था। सिर्फ 17 साल की उम्र में अब्बास मियाँ की शादी करके उसके चाचा निश्चिंत हो गए। दुल्हन इतनी सुंदर आई थी कि उसकी खुशी अब्बास मियाँ से छुपाए न छिपती थी। दुल्हन सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि इतनी संस्कारी, तमीज और तहजीब वाली थी कि राजपूत टोली की महिलाएं अक्सर कहती थी कि किसी बड़े घर की बेटी आई है इस गरीब के घर में। गांव में इसको लेकर काफी बीच बहस थी कि कौन सी मजबूरी रही होगी ऐसी संस्कारी लड़की अब्बास को ब्याही गई। कहते हैं औरत चाहे तो सुई की नोक से घर को खाई बना दे और चाहे तो जन्नत। अब्बास की पत्नी ने घर को जन्नत बना दिया। अपनी सीमित साधन में ही उसने घर को महल सा बना दिया। जड़ी और कसीदेदारी का काम वह जानती ही थी। राजपूत टोली की लड़कियां उसको घेरे रहती थी, उससे तरह तरह का कसीदेदारी का काम सीखने के लिए। अब्बास को सभी बच्चियां भैया बोलती थी। इस हिसाब से अब्बास की पत्नी को सभी लड़कियां गांव की भाषा में भौजी बोलती थी, नहीं भाभी, हम लोग हिंदी में जो कहते हैं। अब्बास ने बीड़ी का काम छोड़कर घर बनाने का काम सीख लिया। शुरू में मजदूर और फिर राजमिस्त्री बन गया। जिंदगी मस्त चल पड़ी। साल बीतते न बीतते उसे एक बेटा भी हो गया। बड़े प्यार से उसका नाम अली रखा। इस खुशी में सभी को उसने दावत दी और सबसे ताज्जुब की बात यह रही कि इसमें गांव के सबसे धनी जमींदार भी आए, क्योंकि उन लोगों को ये दिखाना था कि वो लोग काफी जमीनी है और गरीबों के घर में भी जाते हैं। 2 साल हो गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अक्सर इंसान की जिंदगी जब बिल्कुल पटरी पे चलती रहती है और बहुत अच्छे से चलती है तो ऊपर वाले को शायद नामंजूर होता है उसकी खुशी देखना, और जिंदगी में कुछ अड़चन डाल देता है। यहाँ कुछ ऐसी बात हुई। एक दिन अब्बास मियाँ जब किसी का घर बना रहे थे पंडित टोले में, तो तब कोई उनको बुलाने आया कि जल्दी चलो घर पे। बताया नहीं कि कारण क्या है। घर पहुंचकर देखा पत्नी के मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें उल्टी पड़ी हुई थी। पता चला कि जब वह अपने खेत में गई थी, बाड़ी कहते हैं, घर के पीछे का जो जमीन होता है गांव में उसको बाड़ी कहते हैं, तो बाड़ी में जब साग तोड़ रही थी उसी वक्त कोई सांप ने काट लिया था। 2-2.5 साल का उसका बेटा माँ की लाश के बगल में बैठा भौचक होकर उसे देख रहा था। जिस सांप ने अब्बास का घर उजाड़ा था, राजपूत टोली के लड़कों ने उसे खोज के मार डाला। लेकिन जो हो गया सो हो गया। नदी पार के मस्कंदरगाह कब्रिस्तान में अब्बास के सपनों को दफना दिया गया। साल दर साल बीतने लगा। हमेशा बकबक करने वाला और हंसते रहने वाला अब्बास खामोश हो गया। उसके बाद न किसी ने उसे हंसते देखा, न ही बिना जरूरत के बोलते, जो कि हमेशा ही बोलते रहता था। गांव में सभी अब्बास को कहकर कर थक गए कि दूसरी शादी कर लो, मगर उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। बच्चा टोला समाज में खेलते हुए बड़ा होने लगा और एक समय ऐसा भी आया जब वह गांव के बच्चों के साथ हाथ में जूट की बोरी लेकर स्कूल ही जाने लगा। उस समय बच्चे अपने साथ जूट की बोरी ले जाते थे बैठने के लिए। टेबल बेंच की व्यवस्था थी नहीं। काफी पुरानी कहानी मैंने आधे से देखी है। आधा सुना था कि अब्बास मियाँ की पिछली जिंदगी ऐसी थी और बाकी की चीज हमने वहां देखी। कहते हैं सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। देखते देखते 20 बरस कैसे निकल गए इसका होश तक अब्बास को न रहा। वह मशीन बन गया है। उसके अंदर कोई जज्बात नहीं रहे। वह अली के लिए जिंदा रहना चाह रहा है बस, वरना उसको जीने की कोई इच्छा नहीं है। जिस अब्बास ने कभी गांव की दहलीज नहीं पार की थी, अब पटना उसका घर द्वार बना हुआ है।
अली वहां आंख की डॉक्टरी पढ़ रहा है, यानी ऑप्थेल्मोलॉजी। पूरे गांव में सिर्फ गुप्ता जी का बेटा ही आंख का डॉक्टर है, दूसरा अब्बासी का बेटा आंख का डॉक्टर बनेगा। गुप्ता जी तो करोड़पति आदमी है, मगर अब्बास। अब वह पाठकों पर छोड़ता हूँ, यहाँ मैं श्रोताओं पर छोड़ता हूँ कि आप लोग कल्पना कर ले कि एक मजदूर वर्ग के आदमी को अपने बेटे को ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि ये आंख वाला जो होता है, ये पढ़ाने में क्या क्या परिश्रम करना पड़ा होगा। गांव में हम लोग अक्सर सुनते हैं बड़े बुजुर्गों के मुंह से कि अब्बास तो ये भी कहता था कि अगर एक किडनी बेचनी पड़ेगी तो वो भी बेच देंगे, एक आंख बेचनी पड़ेगी तो वो भी बेच देंगे, लेकिन अली को हमको आंख का डॉक्टर बनाना है। अब्बास 40 से क्या ज्यादा होगा, शादी तो 16-17 में हुई थी, मगर वह देखने में बूढ़ा सा दिखने लगा। हद से ज्यादा काम कर करके वह असमय बूढ़ा दिखने लगा। फिर भी अब्बास में जोश की कमी नहीं है, वह हमेशा ऐसे दिखता है जैसे उसमें बहुत ऊर्जा बची है। इसी तरह समय बीत रहा है। आप जिसे प्यार करते हैं उससे हिकारत पाने पर भी आपको दर्द नहीं होता और आप अपने आप को किसी न किसी तरह समझा ही लेते हैं। अली कब का प्रैक्टिस शुरू कर चुका है, अब्बास मियाँ की बेटे की कहानी अब शुरू होती है। कब का प्रैक्टिस शुरू कर चुका है और उसकी दुकान अच्छी चल पड़ी है। बाहर वालों मरीजों से उसका व्यवहार इतना सुंदर है कि उसकी तारीफ हो रही है, मगर वह अपने गाँव में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, अपने जिले बेगूसराय में भी नहीं, जहाँ की कहानी है उसी जिले से मैं आता हूँ, बल्कि साफ अलग जिले खगड़िया में। अब्बास की किसी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसको गांव आने में शर्म आती है। पटना में भी उसे पढ़ाई के दरमियान जो कोई गांव के लोग मिलते थे यही कहते थे, अब्बासी का बेटा है। अब्बासी बेचारा कितनी मेहनत मजदूरी और क्या क्या करके इसको डॉक्टरी पढ़ा रहा है, इसको डॉक्टरी पढ़ाया। इसके लिए भरी जवानी में दूसरी शादी तक नहीं की। अली को इन सब बातों से परेशानी होती। अली को लगता कि अगर इज्जत की जिंदगी जीनी है तो खुद को अपने बाप की पहचान से अलग करनी पड़ेगी। इधर गांव में तरह तरह की हवा बह रही है। कोई कहता अब्बास का बेटा अली खगड़िया में ही बस गया है, अब क्या करने गांव आएगा। कोई कहता उसने अपने साथ पढ़ने वाली लड़की से शादी कर ली। जितने लोग उतनी बातें। अब्बास कुछ भी नहीं कहता, इसलिए लोगों को और शक होता है। राजपूत टोली के लोग तो यह कहने लगे हैं कि बेटा के पीछे पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, यानी कुछ भी अपने बच्चे से झगड़ा होता है तो अब्बास के बेटे वाली कहानी को उदाहरण के तौर पर देते। गाँव में अक्सर यही चलता है। धूल मिट्टी सीमेंट बालू का काम करते करते अब्बास की आंखें खराब होने लगी। हाल ये हुआ कि एक दिन घर लौटते हुए गड्ढे में गिरकर टांगे तोड़ ली। पूरे गांव वाले कह रहे थे कि जिसका अपना बेटा आंख का डॉक्टर उसके बाप का ये हाल। गरीब का हाथ पैर ही उसकी पूंजी होती है, यानी महीनों अब्बास को इधर उधर पड़ोस वाले ने बस दया बस खाना खिलाया। ऐसी स्थिति में जब लोगों ने कहा कि बेटे के पास खगड़िया पहुंचा देते तो अब्बास डर से कांप गया। बेटे के नाम से ही वह डरने लगा था, उसका वहां जाना भी कम हो गया था। बेटा का रुखापन ही शायद इसकी वजह थी। बेटा बड़ा होते होते शायद इतना बड़ा हो गया था कि बाप उससे खुद को छोटा महसूस करने लगा था। समय बीतते हुए अब्बास की दोनों आंखें खराब हो गई। अब वह अंदाज से चलता फिरता था, सारे कामकाज ठप हो गए। इस हाल में राजमिस्त्री का काम करना संभव नहीं था। वह आंखें बंद किए हुए बीड़ी लपेटने लगा, वापस वहीं आ गया जहां से उसने शुरू किया था, यानी बीड़ी की मजदूरी। ऐसे हाथ में सूप लेके हम लोगों ने भी देखा था, यूं यूं बीड़ी लपेटते रहते थे आंख बंद किए। छठ पूजा का समय था। गांव में नेत्र शिविर का आयोजन हुआ था। अब्बास मियाँ को किसी ने बताया कि गुप्ता जी का बेटा आएगा, फ्री में सबका आंख का परीक्षा हुआ। गांव में एक गुप्ता जी के बेटे के डॉक्टर थे और एक अब्बास मियाँ का बेटा। ऑपरेशन होगा, चश्मा मिलेगा, सब फ्री में होगा। अब्बास के चेहरे पे मायूसी छा गई। उसे अपने बेटे की याद सताने लगी कि हमारा बेटा भी डॉक्टर है। हमने भी सोचा था वह भी गांव में आएगा, वह भी नेत्र शिविर लगाएगा, वह भी मुफ्त में चश्मा देगा, कैटरेक्ट वगैरह का ऑपरेशन करेगा, जैसा कि गांव में होता है। उसने भी सपना देखा था कि उसका बेटा भी छठ में आकर गांव के मरीजों को फ्री में देखेगा। बहुत जोर जबरदस्ती करके उसका भतीजा उसे नेत्र शिविर में ले जाता है। अब्बास को गुप्ता जी के बेटे वाले नेत्र शिविर में ले जाता है। वहां गांव के कई सम्मानीय यानी संपन्न लोग मौजूद थे। उनके बीच यही चर्चा हो रही थी कि कैसे अब्बास अंधा बना घूम रहा है और उसका एक बेटा है जो उसको भूल गया है। सारे लोग यही चर्चा कर रहे थे। अब्बास के कानों में ये बातें तीर की तरह लग रही थी। उसने भतीजे का हाथ कसकर पकड़ा और चिल्लाकर बोला, चल घर, नहीं दिखाना है आंख, मेरा बेटा है, मुझको देखे या नहीं देखे दूसरे के बाप का क्या। मौजूद लोग हक्के बके रह गए कि भाई बात तो इन्हीं के हक की हो रही है, ऊपर से हम पे चिढ़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि भलाई का जमाना नहीं, हम तो अब्बास के लिए ही बोले, वही चिढ़ रहा है। किसी ने बगल से कहा बाप का दिल। कहानी खत्म। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रिज किशोर साहब। मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अनीस साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ब्रिज साहब के